CNBC आवाज एंड NCDEX present कमोडिटी की पाठशाला। कमोडिटी की पाठशाला में मक्के पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वसीदा ग्लोबल कमोडिटीज के CEO सुमित गुप्ता। सुमित नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और 2026 की माफ़ कीजिए शुरुआत हो चुकी है और मक्के की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपसे भारतीय बाजारों में किस तरह के ट्रेंड्स हैं उस पर जानने की कोशिश करेंगे। एक हाई से अच्छी खासी गिरावट पिछले एक साल में हमने आते हुए देखी मक्के में। अब जहाँ तक बुआई है, जिस तरह के प्राइस ट्रेंड्स हैं, क्या सेंस है आपकी? नमस्कार मनीषा जी। जब हम मक्का की बात करते हैं, एक्चुअली मेज इज सच ए इंटरेस्टिंग कमोडिटी, क्योंकि किसी भी देश की जब भी इकोनॉमी बढ़ती है तो मेज डायरेक्टली रिलेटेड होता है उस इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ, क्योंकि मेज फूड, फीड और फ्यूल तीनों सेगमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और अगर हम इंडिया में देखें तो मक्का का एरिया और प्रोडक्शन सन 2004 से बढ़ते हुए ही आ रहा है। 2004-05 में मक्का की प्रोडक्शन इंडिया के अंदर केवल 12-13 मिलियन टन होती थी, जो आज बढ़ के अंदाजा 45 मिलियन टन के आसपास पहुंच गई है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखें तो ग्लोबली मेज सबसे ज्यादा उगने वाली कमोडिटी है, जिसका प्रोडक्शन अराउंड 1200 मिलियन टन के आसपास है वर्ल्ड वाइड। तो अगर ग्लोबल लैंडस्केप में देखेंगे तो इंडिया का साइज अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन इंडिया का ओवरऑल साइज एंड स्कोप ग्रोथ के तरफ से देखेंगे तो इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रीकल्चरल कमोडिटी इन इंडिया। एब्सोल्युटली। ट्रेड डायनेमिक्स कैसे देखते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छी खासी प्रोडक्शन है और मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी सुमित जो कहती हैं कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हम इंटरनेशनल मार्केट्स में फिलहाल यहाँ पर बनने की कगार पे हैं 25-26 के सीजन के लिहाज से। बिल्कुल, अगर हम यूएस में देखें तो उनकी ट्रेंड यील्ड लगातार बढ़ते हुए जा रही है, और ब्राजील के अंदर एरिया और प्रोडक्शन दोनों बढ़े हैं, यील्ड दोनों बढ़े हैं, जिसके कारण नेट प्रोडक्शन ओवरऑल यूएस, साउथ अमेरिका दोनों तरफ बढ़ा है। कुछ प्रोडक्शन के अंदर लास्ट ईयर कमी आई थी ब्लैक सी और यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, बट ओवरऑल अगर हम सम टोटल ऑफ टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन देखें तो वो साल दर साल बढ़ते हुए आ रहा है, और लास्ट ईयर ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन था। और आपका जो सवाल था कि इसको ट्रेड के एंगल से कैसे देखा जाए, एक पार्ट है मेज का प्रोडक्शन, दूसरा पार्ट है मेज की ट्रेडिंग। मेज ना केवल फिजिकल में बट ऑल्सो ऑन एक्सचेंजेस वर्ल्ड वाइड दुनिया की सबसे लिक्विड कमोडिटी है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी ग्रेन्स ट्रेड करना होता है तो वो पहले मेज ट्रेड करते हैं और मेज के साथ देखते हैं कि उसको दूसरी कमोडिटी को कैसे उसके साथ स्प्रेड ट्रेड किया जा सकता है। इंडिया के अंदर भी अगर हम देखें, इंडिया इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि हम नॉन जीएमओ मेज उगाते हैं और इंपोर्ट केवल नॉन जीएमओ मेज का अलाउड है इंडिया के अंदर, और दैट टू फ्रॉम एलडीसी कंट्री, दैट इज म्यांमार। तो इंडिया काफी हद तक एक लोकल मार्केट है, और लोकल मार्केट होने के कारण हम केवल एक्सपोर्ट की तरफ पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मंदी वाले सालों के अंदर अगर ग्लोबल मार्केट में भी मंदी है तो सरकार को एमएसपी के ऊपर बाइंग करनी पड़ती है टू स्टेबलाइज मार्केट। अदरवाइज अगर हम लास्ट 6 साल का ट्रेंड देखें तो उसमें से 6 में से 5 साल मक्का एमएसपी के ऊपर ही ट्रेड हुआ है, तो इसलिए किसान का रुझान मक्का की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ओवरऑल एकरेजेस मक्का की देखिए तो पिछले साल से इस साल के अंदर लगभग 10% का इंक्रीज आया है। लास्ट ईयर 85 लाख हेक्टेयर के आसपास की एकरेज थी, जो बढ़ के इस साल 94 लाख हेक्टेयर के आसपास हो गई है। तो इससे पता लगता है कि मेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी उभर रही है, ना कि इंटरनेशनली बट भारत में भी। जहाँ तक जैसे आपने कहा ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर और एक स्ट्रैटेजिक निवेश यहाँ पर बनाया जा सकता है। सुमित, क्या राय देंगे? जैसे आपने कहा रिकॉर्ड कमोडिटी है, इंडिया थोड़ा आइसोलेटेड है, हार्वेस्ट का समय है, बेहतर क्रॉप की एक्सपेक्टेशन है, तो अगर किसी को यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट्स में हेज करना हो, इन्वेस्ट करना हो, क्या स्ट्रैटेजी हो? अभी अगर हम देखें इंडिया के 3 मेजर सेगमेंट, दैट इज एथनॉल, फीड और स्टार्च, तीनों मक्का के ऊपर निर्भर है। एथनॉल के अंदर हमारी मक्का की डिमांड लगभग 13 मिलियन टन के आसपास है, फीड में 20 मिलियन टन के आसपास है, और स्टार्च में 6 मिलियन टन के आसपास है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड आउट ऑफ 45 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन लगभग 40 मिलियन टन के आसपास की इंडस्ट्रियल डिमांड है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है। किस लिए? क्योंकि आज अगर हम इंडस्ट्री के अंदर हमको प्रोसेसिंग की बढ़ानी है तो हमको सप्लाई सिक्योरिटी चाहिए, प्राइस सिक्योरिटी चाहिए। आज बिना सप्लाई सिक्योरिटी और प्राइस सिक्योरिटी के अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, कंजम्पशन बढ़ाते हैं, तो आप एक यू आर टॉसिंग द कॉइन, आप अपने रिस्क को समझ नहीं रहे हैं।
जो एनसीडीएक्स फ्यूचर आए हैं, जो ग्लोबल फ्यूचर्स हैं, वो एक्चुअली मक्का के प्राइस रिस्क को मिटिगेट करने का एक बहुत अच्छा टूल है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। रे डेलियो का नाम सभी लोगों ने सुना है। वो वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड इन्वेस्टर हैं, ऑपरेट करते हैं। उनसे मैकडोनल्ड्स ने 1984 के अंदर बोला कि हमको आप हमारा बर्गर का प्राइस हेज करके दीजिए। तो उन्होंने उसको हेज करने के लिए वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन और मेज को हेज किया और व्हीट प्राइसेस को हेज किया इन द प्रोपोर्शन, सो दैट मैकडोनल्ड्स कैन गिव स्टेडी प्राइस टू देयर कंज्यूमर ईयर ऑन ईयर। इसी तरह इंडियन डिस्टिलरीज जिनका प्राइस एथनॉल का फिक्स हो जाता है गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करने के बाद, उनको प्राइस रिस्क से अगर बचना है तो उनके लिए सबसे अच्छा टूल इंडियन डोमेस्टिक एक्सचेंजेस हैं। उसके उपरांत अगर मेज के अंदर, फीड के अंदर 20 मिलियन टन की अगर कंजम्पशन है, उनको अगर वो बिना किसी हेजिंग मैकेनिज्म के आगे बढ़ते हैं तो वो एक बहुत डेंजरस तरीका है। क्योंकि अब इसको देखते हैं ऐसा क्यों है। मैं क्योंकि एथनॉल आज हमारा 6 से 7% के आसपास दर से बढ़ रहा है, पोल्ट्री 6 से 8% के बीच में, और स्टार 4 से 6%। तो ओवरऑल 40 मिलियन टन की डिमांड 2.4 से 2.5 मिलियन टन पर ईयर इंक्रीज हो रही है इंडिया के अंदर। एंड उसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका मतलब है कि 2.5 मिलियन टन की प्रोडक्शन हमको साल दर साल बढ़ानी है, केवल हमारी इंक्रीज कंजम्पशन को पूरा करने के लिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो प्राइस के अंदर वाइल्ड रैली आ सकती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सप्लाई पाना मुश्किल हो सकता है, जैसा हमने 2023 और 24 में देखा। और इसको अगर हमें मिटिगेट करना है तो हमको सबसे पहले रिस्क समझ के, रिस्क मिटिगेट करने के फ्यूचर्स के टूल्स को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और आज हमारे मेज के फ्यूचर्स एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल हैं। तो इस वो एंड आई होप विद टाइम दे शुड बिकम लिक्विड। जैसे ही हमारे इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स उसको अपने रिस्क को समझ के पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, एफपीओज, फार्मर्स ये समझ के कि हमारी प्रोडक्शन कितनी आ रही है, वो अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज के ऊपर लाके बेचना शुरू करेंगे, आई थिंक इट विल बिकम अ फेयरली लिक्विड प्रोडक्ट। और ये आगे आने वाले समय में वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड कमोडिटी ऑन एक्सचेंज बनने जा रही है। ऑलराइट। एंड सुमित, अगर आज की डेट में यहाँ पर किसी को ट्रेड करना हो तो उनके लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आप राय देंगे यहाँ पर? चाहे वो प्रोसेसर हो या फिर जैसे आपने कहा कि 45% तो हम यहाँ पर इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गिवन द फैक्ट कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, प्रोडक्शन हायर है? अगर हम मेज के प्राइसेस इस साल देखें, इस साल हमारा 10% के आसपास एरिया बढ़ा, तो और मोटा मोटी बारिश बहुत अच्छी थी, तो अंदाजा 8 से 10% के आसपास हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। उसके कारण अगर हम सीजन के अंदर देखें, पिछले साल से प्राइसेस लगभग 30 से 40% नीचे चल रहे हैं। अगर हम कॉस्ट ऑफ कैरी जोड़कर भी इन करंट प्राइसेस को देखते हैं तो दे आर लेस देन एमएसपी। आज एमपी के अंदर मंडियों का भाव 1600 से 1700 रुपए के आसपास चल रहा है, वेयर हाउस डिलीवर्ड भाव 1750 रुपए के आसपास चल रहा है। और अगर आप अगले 6 महीने का कैरी कॉस्ट भी जोड़ते हैं, देन प्राइस इज लेस देन 2000 रुपीज, जिसका एमएसपी कमोडिटी का 2400 रुपए है। ये हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको हेजिंग के एंगल से जाना है तो जो कंज्यूमर हैं उनको इस भाव के ऊपर मक्का को हेज करके चलना चाहिए, क्योंकि सेकेंड क्रॉप के अंदर इस भाव को देखते हुए किसान इतना मक्का प्रोड्यूस नहीं करेगा। एंड हेंस इन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आप देखेंगे कि मक्का का भाव फर्स्ट हाफ के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ेगा। और उस समय हम बोलेंगे कि 1700 का भाव था, 2500 रुपए का हो गया है। आज इंडस्ट्री के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू स्टॉक फॉर देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। और अगर आप फिजिकल के अंदर स्टॉक नहीं करना चाहते तो आप एक्सचेंज के अंदर फ्यूचर खरीद सकते हैं आगे आने वाले महीनों के। तो इट कैन गिव यू अ गुड टूल एज अ ट्रेडर। आज इन भावों के ऊपर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इन भावों के ऊपर हमको अपनी रिक्वायरमेंट का जितना मेज चाहिए उसको ओपन छोड़ के नहीं चलना चाहिए। जितनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी चल रही है उसको देखते हुए और रूपी की डेप्रिसिएशन को देखते हुए हमको अपनी रिक्वायरमेंट का एक साइजेबल पोर्शन लोकल मार्केट में हेज कर कर चलना चाहिए टू स्टॉक एंड सेल। या ऑलराइट सुमित, एक और चीज़ यहाँ पर अगर हम आगे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, और जैसे आपने कहा कि फूड, फीड, फ्यूल, स्टार्च, सारा कुछ यहाँ पर मक्के के तौर पर उभरता हुआ नजर आता है। क्या हम वेल हेज्ड हैं एज एन इकोनॉमी इतने सारे जो इसके यूजेजेस हैं उसको लेकर? Nisha ji, it's a very good question, and this is a question where policymakers should look towards in which direction India is heading.
ओके, जैसे हमने बात की कि पहले 3 कंपोनेंट्स को देखते हैं केवल, लेट्स से फ्यूल, फीड एंड स्टार्च, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। आज एथेनॉल 6 से 8% की तेजी से बढ़ रहा है। ओके, पोल्ट्री 6 से 8% और स्टार्च 4 से 6%। 2.5 मिलियन टन का हमारा वार्षिक डिमांड इंक्रीज विद टाइम आने वाला है। उस 2.5 मिलियन टन को हमको साल दर साल बढ़ाने के लिए कम से कम 6 से 7 लाख हेक्टेयर जमीन मक्का की एकरेज के अंदर लानी पड़ेगी। और मक्का डायरेक्टली compete करता है कॉटन, पल्सेस और ऑयल सीड के साथ। आपने पिछले सेक्शन में देखा ऑयल सीड के भाव भी ऊपर लग रहे हैं, तेलों के भाव भी स्टेबल टू फर्म लग रहे हैं। तो क्या एकरेजेस ऑयल सीड से आएगी? आंसर नहीं है। क्या दालों से आ सकती है? क्या सरकार चाहेगी दालों से मक्का की तरफ एकरेज आई? वो भी नहीं चाहेगी। तो ओवरऑल जो हमारा एकरेज सिचुएशन है पूरे कंट्री का, वो काफी टाइट हो गया है। अब ये देखना कि कौन सी क्रॉप एकरेज लूज करेगी और कौन सी क्रॉप एकरेज गेन करेगी, ये एक बहुत डायनेमिक टॉपिक है। और जिस हिसाब से हमारी मक्का की डिमांड आगे बढ़ने वाली है, या तो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट होंगे, या और दूसरी तरफ दूसरा तरीका ये है कि हमको अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी काम करना पड़ेगा कि हम अपने मेज की यील्ड अक्रॉस द कंट्री थ्रू बेटर हाइब्रिड्स कैसे बढ़ाएं। और दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि हम थर्ड कंट्रीज के साथ ऑलरेडी सप्लाई टाई-अप्स करके रखें। बिकॉज अगर हम पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी देखते हैं तो वो फार्मर हैं। जैसे हमारे किसान मक्का के किसान हैं, वैसे ही पोल्ट्री फार्मर है। मक्का के भाव ऊपर जाते हैं तो उनको भी नुकसान होता है। एंड दैट इज वेयर समथिंग विच एनसीडीएक्स और एनी कमोडिटी प्लेटफॉर्म इज डूइंग टुडे बाय ब्रिंगिंग मेज फ्यूचर, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे आने वाले समय में जो इस कमोडिटी में अगर एकरेजेस नहीं बढ़ी तो उसके कारण जो वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, उसको हेज करने के लिए हमारे यूजर्स, कंज्यूमर्स, उनको आज से ही तैयार रहना चाहिए। 1 साल की मंदी को उन्हें ट्रेंड नहीं मानना चाहिए। 1 साल की मंदी को उन्हें यह नहीं मानना चाहिए कि ऐसा चलता रहेगा, बिकॉज आगे आने वाला समय बहुत डायनेमिक है। मेज इज ऑलवेज द क्वीन ऑफ कमोडिटीज एंड इट इज गोइंग टू स्टे एज द क्वीन ऑफ कमोडिटीज। All right, queen of commodities and king of commodities, well, absolutely। और जहाँ तक मक्का की बात है, पिछला पूरा साल काफ़ी असमंजस में बीता कि किस तरह के प्राइसेस रहने चाहिए। कई एसोसिएशंस की तरफ से, कई सेक्टर्स की तरफ से इंपोर्ट के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। और ऑफ कोर्स जिस तरह से इसका एथेनॉल में यूज़ है उसके ऊपर तो नज़र बाजार की रही ही। ये ऑफ कोर्स एमएसपी के प्राइसेस हैं मक्के के, जहाँ पर हमने लगातार बढ़त आते हुए देखी है। इंटरेस्टिंगली, जैसे सुमित ने हमसे कहा कि भावों में यहाँ पर ऑफ कोर्स हल्की सी मंदी है, लेकिन ये शॉर्ट जाने वाले लेवल्स नहीं है, आगे जाके डिमांड आएगी। और इंटरेस्टिंगली ऑफ कोर्स उतना ही इलाका है तो किस कमोडिटी को यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी, कहाँ पर एकरेज बढ़ता हुआ नजर आएगा और क्या मक्का वहाँ पर इसमें कम्पीट कर पाएगा या नहीं, वो ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉच करने वाला होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर डेरिवेटिव्स है, हेजिंग मैकेनिज्म है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर कारोबारी, किसान और साथ ही साथ इंडस्ट्री भी कर सकती है। बहुत शुक्रिया सुमित, हमारे लिए आज समय निकालने के लिए और बहुत इत्मीनान से पूरे का पूरा मक्के का डायनेमिक्स भी समझाने के लिए। well, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। CNBC आवाज एंड NCDEX प्रेजेंट कमोडिटी की पाठशाला।